जय हिंद स्टूडेंट। आज हम अपनी तीसरी यूनिट स्टार्ट करेंगे। आज की जो यूनिट है वो काफ़ी छोटी यूनिट है। इस यूनिट में लेकिन काफ़ी साइंटिफिक टॉपिक हैं। जैसे कि इस टॉपिक हम इस यूनिट में टोटल बेसिक साइंस के बारे में जानेंगे, जो एक स्टूडेंट क्लास 8th या 9th में पढ़ के आता है। कुछ टॉपिक प्योर फिजिकल एजुकेशन के भी यहाँ मिलेंगे बेटा आपको। इस यूनिट को हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस यूनिट का नाम है बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। तो बेटा हम सबसे पहले जानते हैं कि मीनिंग ऑफ बायोमैकेनिक्स, यानी बायोमैकेनिक्स का क्या मीनिंग होता है। तो जो बायोमैकेनिक्स है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायो और दूसरा मैकेनिक्स। अगर मीनिंग की बात की जाए बायो के, तो बायो का मीनिंग होता है लिविंग थिंग, यानी कि कोई भी जीवित मनुष्य। और मैकेनिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फोर्स, जहां फोर्स के प्रिंसिपल्स की स्टडी करते हैं। अगर इन दोनों को कंबाइन कराया जाएगा बेटा, तो हमारे सामने जो डेफिनेशन बन के आएगी बायोमैकेनिक्स की, वो बन के आएगी द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फोर्स ऑन लिविंग थिंग्स। अगर हम फिजिक्स के प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ फोर्स की स्टडी कर रहे हैं किसी लिविंग बीइंग के ऊपर, कि उसके ऊपर क्या इंपैक्ट होंगे, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, बायोमैकेनिक्स। बेटा इस यूनिट में 4 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स, दूसरा हमारा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, जिसके बारे में आप जानते ही हैं। तीसरा टॉपिक हमारा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के बारे में भी आप प्रीवियस क्लासेस में काफी ज्यादा पढ़ चुके होंगे। और लास्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा वो रहेगा बेटा मूवमेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स। तो बेटा बायोमैकेनिक्स की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, ये काफी कॉमन सा टॉपिक है। आइए देखते हैं हम फिर भी, क्योंकि अगर एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो हमें उसका आंसर देना ही होगा। तो अगर इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस जो हमारे दिमाग में आती है वो आती है गेम के रिगार्डिंग टेक्निक एंड स्किल्स। तो विद द हेल्प ऑफ साइंस और साइंटिफिक फैक्ट और बायोमैकेनिक्स, हम बायोमैकेनिक्स की हेल्प से स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, टैक्टिकल स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, जिससे हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो। सेकंड हमारा इम्प्रूव परफॉर्मेंस। मैंने अभी बताया आपको, जब आप स्किल्स को अच्छे से परफॉर्म करेंगे, टैक्टिकल स्किल्स को अच्छे से परफॉर्म करेंगे, तो जो आपकी ओवरऑल स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाएगी। इसके अलावा इट हेल्प इन गोल सेटिंग। अगर आप बायोमैकेनिक्स की नॉलेज रखते हैं, यानी कि साइंस की नॉलेज रखते हैं, तो वो आपको आपके गोल डिटरमाइन करने में, गोल सेट करने में भी एक हेल्पफुल रोल प्ले करते हैं। बेटा चौथे पॉइंट की तरफ आते हैं। हम जो भी इक्विपमेंट यूज करते हैं स्पोर्ट्स में, वो भी हम विद द हेल्प ऑफ साइंस डेवलप कर सकते हैं, उनको और ही अच्छे से मैनेज करा सकते हैं, साइंटिफिक इक्विपमेंट। इसके अलावा रूल्स एंड टर्मिनोलॉजी, यानी कि अगर चांसेस ऑफ इंजरी को आप देखेंगे तो उसको भी ये रिड्यूस करेगा। अगर हम रूल्स को या नॉलेज ऑफ एनवायरनमेंट, नॉलेज ऑफ सरफेस, नॉलेज ऑफ बॉडी रखेंगे, तो जो चांस ऑफ इंजरी है वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। ये तो कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स। हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन ने 3 लॉ ऑफ मोशन दिए हैं। पहला हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया, दूसरा लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, हम इसी को लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं, और तीसरा लॉ ऑफ रिएक्शन। बेटा आपने अभी तक लॉस के बारे में पढ़ा होगा कि ये लॉ किस तरीके से दिए उन्होंने। हम फिजिकल एजुकेशन में इनके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में जानेंगे कि ये लॉ किस जगह पे इम्प्लीमेंट होता है। आइए स्टार्ट करते हैं फिर लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है an object in rest remain in rest, a object in motion remain in motion with same speed and same direction until act by external force। कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, उसी सेम स्पीड के साथ और सेम डायरेक्शन में, तब तक जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। अब बात करते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया बेटा यूज का होता है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया
जो यूज होता है किसी भी गेम की स्टार्टिंग पोजीशन जो होती है उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया का एग्जांपल मान सकते हैं। एग्जांपल के लिए देखते हैं 100 मीटर स्प्रिंट में एथलीट स्टेशनरी पोजीशन में होता है अंटिल द कमांड ऑफ या साउंड ऑफ फायर और क्लैपर, जैसे उसको फायर का साउंड होता है वो अपने बॉडी से पावर जनरेट करता है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स जनरेट करता है और वो मोशन में कन्वर्ट होता है। वही बात करते हैं हम दूसरे लॉ की, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन और लॉ ऑफ मोमेंटम। तो हमारा लॉ ऑफ एक्सेलरेशन कहता है अप्लाइड फोर्स या एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। एक्सेलरेशन जो है वो उस पर पड़ने वाले ऑब्जेक्ट पे पड़ने वाले फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उसका जो मास है मींस वेट है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एग्जांपल के लिए देखते हैं बेटा, अगर हम एक हल्की बॉल और एक भारी बॉल को सेम पावर के साथ थ्रो करेंगे तो जो हल्की बॉल है वो ज्यादा दूर तक जाएगी इन कंपैरिजन ऑफ हैवियर बॉल, और अगर हम सेम साइज की दो बॉलों को, एक को ज्यादा पावर के साथ और एक को कम पावर के साथ थ्रो करेंगे तो जिसपे हमने ज्यादा पावर इंप्लीमेंट किया है वो बॉल दूर तक जाएगी। ये एग्जांपल थे लॉ ऑफ एक्सेलरेशन के। लास्ट है हमारा लॉ ऑफ रिएक्शन। लॉ ऑफ रिएक्शन कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर हम कोई एक्शन करते हैं तो उसके अपोजिट में एक इक्वल रिएक्शन हमारे तरफ आएगा। एग्जांपल के लिए देखते हैं बेटा, जब हम स्विमिंग करते हैं तो वाटर को बैकवर्ड पुश करते हैं और वाटर हमें यानी कि स्विमर की बॉडी को फॉरवर्ड पुश करता है। इसी तरीके से जब हम गन से फायर करते हैं तो जो बुलेट होता है फ्रंट जाता है, उसका जर्क जो होता है वो बैक साइड में इंप्लीमेंट होता है। अगर आप बास्केटबॉल को देखें तो जब हम बास्केटबॉल को ड्रिबल करने के लिए फ्लोर पे हिट करते हैं तो फ्लोर उसको रिवर्स अपवर्ड हिट करता है। तो ये सारे एग्जांपल थे लॉ ऑफ रिएक्शन। बेटा हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है फ्रिक्शन। अभी मैंने आपको बताया लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में, तो जो लॉ ऑफ इनर्शिया जो है रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। एक रीजन उसका फ्रिक्शन भी है। फ्रिक्शन के बारे में जानते हैं सबसे पहले, एन अपोजिंग फोर्स दैट इज came into role or play when one body move over other body or each other। अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव कर रही है तो उस जगह पे जो फोर्स प्रोड्यूस होगा फ्रिक्शन, जिसकी वजह से वो बॉडी की स्पीड में कमी आएगी। अगर हम बात करें टाइप ऑफ फ्रिक्शन की तो दो टाइप का फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन। देखिए बेटा, जब एक्चुअल मूवमेंट स्टार्ट नहीं होता किसी भी ऑब्जेक्ट में, मैं यहाँ दो कॉइन्स की हेल्प से आपको ये समझाता हूँ। ये कॉइन है, ये कॉइन, एक कॉइन दूसरे कॉइन के ऊपर है। तो अभी इस टाइम जो फोर्स या फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, इस फ्रिक्शन को हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, बिकॉज बॉडी ट्रेन टू मूव है। एक्चुअल मूवमेंट येट नॉट स्टार्टेड, जब तक एक्चुअल मूवमेंट स्टार्ट नहीं होगा तब तक ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। आप देख रहे हैं जैसे मैंने फोर्स लगाया ये मूव करने लगा कॉइन, तो दैट इज कॉल्ड डायनेमिक फ्रिक्शन। अगर डायनेमिक फ्रिक्शन की बात की जाए तो डायनेमिक फ्रिक्शन दो टाइप का है, स्लाइडिंग और रोलिंग। आपने देखा हो ऑब्जेक्ट या तो स्लाइड करते हैं। एग्जांपल के लिए हम देखते हैं सीसो, जब हम सीसो स्लाइडर के ऊपर से स्लाइड करते हैं तो जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और अगर हम व्हीकल की बात करें, जैसे हम कार को ड्राइव कर रहे हैं, जब कार चलती है तो वो टच करके रखती है रोड से, तो उस टाइम जो अप्लाइड फोर्स है हम उसको रोलिंग फ्रिक्शन कह सकते हैं, क्योंकि टायर रोल कर रहे हैं। इसी तरीके से बॉल को थ्रो करेंगे फ्लोर पे तो जो फ्रिक्शन अप्लाइड होगा वो भी रोलिंग फ्रिक्शन होगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि फ्रिक्शन एडवांटेजियस है या डिसएडवांटेजियस है स्पोर्ट्स में, तो बेटा इसका आंसर जो है वो बोथ। फ्रिक्शन है वो हमारे लिए एडवांटेज है। वहीं बात की जाए साइकिलिंग की, आइस स्केटिंग की, तो बेटा इन गेम में जो ऑब्जेक्ट का वेट होता है या ऑब्जेक्ट डायरेक्टली टच करता है सरफेस के साथ, तो इन गेम में ये हमारे लिए एक डिसएडवांटेजियस रोल प्ले करता है। तो आप कह सकते हैं ये दोनों ही जगह इंप्लीमेंट हो रहा है।
फ्रिक्शन इज गुड फॉर सम स्पोर्ट्स और नॉट गुड फॉर सम स्पोर्ट्स। अब हम इस यूनिट के लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब वैसे तो मैंने आपको पहले ही बताया था ये यूनिट काफ़ी छोटी है, लेकिन काफ़ी अच्छी यूनिट है, स्पेशली स्टूडेंट ऑफ साइंस। हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है मूवमेंट बेटा। लेकिन मूवमेंट को जानने से पहले हमें एक ब्रांच ऑफ साइंस है, जैसे मैंने आपको बायोमैकेनिक्स बताया, इसी तरीके से किनेसियोलॉजी। किनेसियोलॉजी जो है उसको हम कहते हैं स्टडी ऑफ बॉडी मूवमेंट। तो जो स्टडी ऑफ जो किनेसियोलॉजी जो है उसको हम कहते हैं स्टडी ऑफ मोशन। तो मोशन की स्टडी जब के अंदर ही मूवमेंट की स्टडी आएगी। तो आइए हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा मूवमेंट। अगर बात की जाए मूवमेंट की, तो अगर बॉडी पोजीशन में कोई चेंज ना हो, सिर्फ बॉडी पार्ट्स की पोजीशन में चेंज हो, तो दैट इज कॉल्ड मूवमेंट। मूवमेंट बेटा सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग दो टाइप का है, एक तो है ग्लाइडिंग और दूसरा है हमारा एंगुलर मूवमेंट। ग्लाइडिंग मूवमेंट वो मूवमेंट है जहां एक बोन दूसरे बोन के ऊपर ग्लाइड करती है। एग्जांपल के लिए जब हम इस तरीके से फिस्ट बनाते हैं, यानी कि मुट्ठी बनाते हैं, तो हमारे जो कार्पस बोन है वो एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर जाते हैं, और जो मूवमेंट होता है हम उसको कहते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट। वही एंगुलर मूवमेंट की बात की जाए तो आप समझ ही गए होंगे, या तो एंगल इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। तो जब इंक्रीज और डिक्रीज इन एंगल आएगा तो वो एंगुलर मूवमेंट में कन्वर्ट होगा। हमें यहाँ छह टाइप के मूवमेंट देखने हैं। सबसे पहला हमारा फ्लेक्शन। फ्लेक्शन में क्या होगा, जो रेंज ऑफ एंगल होगा बिटवीन बॉडी जॉइंट वो डिक्रीज करेगा। एग्जांपल के लिए देखते हैं, एल्बो को पहले स्ट्रेट करें। एल्बो को जब आप बैक लाएंगे अपने शोल्डर की तरफ, तो जो आपने मूवमेंट किया, इस मूवमेंट को कहेंगे बेटा फ्लेक्शन। फ्लेक्शन के जो अपोजिट है वो एक्सटेंशन है, यानी कि हम अब शोल्डर से अपने एल्बो को क्या करेंगे, एकदम स्ट्रेट, तो दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। फ्लेक्शन में इंक्रीज हो रहा डिक्रीज हो रहा था एंगल, और एक्सटेंशन में इंक्रीज हो रहा है। अब बात की जाए वही एब्जेक्शन और एडजेक्शन की। एब्जेक्शन में जो मूवमेंट होगा वो मिड लाइन से अपार्ट होगा। एग्जांपल के लिए मैं अपने दोनों हाथों को इस तरीके से, एक हाथ को इस तरीके से उठा रहा हूं, तो आप देख रहे हैं कि जो मूवमेंट है वो मिड लाइन से अवे की तरफ गया, इसको हम कहते हैं बेटा एब्जेक्शन। वापस लाएंगे टुवर्ड मिड लाइन, तो दैट इज कॉल्ड एडजेक्शन। फिर हमारा आता है रोटेशन एंड सर्कमडक्शन। अगर रोटेशन की बात की जाए बेटा, तो 180 डिग्री यानी कि साइड टू साइड मूवमेंट। अगर आप अपने हेड को यस और नो बोलने के लिए जब साइन शो करते हैं, ये हो गया हमारा रोटेशन। और सर्कमडक्शन जब सर्कुलर पाथ बनेगा, यानी 360 डिग्री का एंगल बनेगा, सर्कल बनेगा पूरा, तो उसको हम सर्कमडक्शन कहेंगे। एग्जांपल के लिए, और रोटेशन ऑफ रिस्ट। तो ये थी आज की आपकी यूनिट बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।